नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और आज हम सियासत के संग्राम में आपको ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि 19 सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बांगरमऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं विधायक पद के लिए। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव करीब आ चुका है, तो जो है लोग जनता के बीच जा रहे हैं और ये 19 सालों से जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे और बांगरमऊ विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं तो वहाँ के बारे में भी कई पूछेंगे कि जनता की क्या समस्या है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, मिलवाते हैं आपको। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद। आलोक, ये सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, शिक्षा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, तब राजनीति में कदम कब से रखा, ये सब। देखिए 1996 मतलब 1996 में मैं 9th क्लास में था और बांगरमऊ का एक छोटा सा महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज जिसको कहते हैं, इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था और हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पिता विशुद्ध रूप से किसान हैं और बाबा जी भी एक लंबे अरसे से कांग्रेस की राजनीति से जुड़े थे। तो परिवार में एक माहौल था कांग्रेस की राजनीति को देखने का या राजनीतिक लोगों से मिलने का। तो एक बचपन से ही एक कहते हैं कि मैं अपने अंदर की बात बताऊं, सफ़ेद कपड़े पहनने का बहुत शौक था। अच्छा। पता नहीं क्या था कि मतलब मुझे वाइट कपड़ा, वाइट जूता, वाइट रुमाल, हर चीज़ मतलब वाइट बहुत अच्छी लगती थी। वो गाड़ी हो, कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, कुछ भी हो। मतलब फादर मेरे बहुत मना करते थे, लेकिन मैं कई बार कहता था, वो कहते थे मेंटेन नहीं हो पाएगा। हम कहते थे कुछ नहीं, हमारे लिए एक सेट आप करा दो, बाकी जो आपका मन है वो कर लीजिए। तो कपड़े तो डॉक्टर भी पहनते हैं। मतलब बहुत बार था। तो और एक लोगों की समस्याओं से बहुत मुझे देखने में गरीबी का माहौल देखा। हमारे गांव की एक सड़क हुआ करती थी जो कि बहुत मतलब भयंकर गड्ढे थे उसमें, ऐसे गड्ढे जिसमें अगर एक दिन भी कोई चल ले तो मुझको लगता था उसकी कमर और उसके पेट का वो हाल हो जाएगा जो एक हफ्ते उसको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसी सड़क थी। तो मैं कई बार उस सड़क पे तांगे से जाता था घर, क्योंकि पिताजी माताजी गाँव रहते थे और मुझको बांगरमऊ टाउन एरिया में उन्होंने पढ़ाने के लिए रख रखा था। एक चाचा जी रहते थे उनके घर पे। तो जब भी जाता था तो तांगे से अक्सर शनिवार इतवार को मतलब संडे को छुट्टी मिलती थी तो घर चला आता था, क्योंकि 15 किलोमीटर गाँव था। तो घर जाते वक्त जब तांगे बैठता था तो तांगा खिंचता था, रुकता था, फिर चलता था, फिर रुकता था और एक 3 पहिए की खड़खड़ियाँ चलती थी। तो कभी कभार जैसे तांगा नहीं मिला, रात हो गई, तो एक खड़खड़िया वाले अंकल जी थे, वो पड़ोस के ही गाँव में रहते थे। तो मतलब कोई फोनिक व्यवस्था तो थी नहीं, तो ये उम्मीद करते थे कि हो सकता है अंकल जी देर सवेर मिल जाए। अच्छा। तो जब मिल जाते थे तो उनकी खड़खड़ियाँ बैठते आते थे। तो कई बार उतरते थे, हम धक्का लगाते थे, फिर बैठते थे, फिर चलती थी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जीवन में फेस की, गरीबी को फेस किया और उन चीज़ों का जो मूलभूत सुविधाएँ थी, जैसे गाँव में हमारे लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। तो बाबा जी रात में हम लोगों को बैठाते थे अपने साथ, तो बेटा ये एक चिट्ठी लिख दो। तो किसका नाम लिखनी है? ये मुख्यमंत्री का नाम लिख दो। पंडित गोपीनाथ दीक्षित जी गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, ये उनके नाम लिख दो। वो हमारे यहाँ के विधायक भी रहा करते थे, अब तो एक्सपायर कर गए घर। तो पंडित गोपीनाथ दीक्षित को तमाम चिट्ठियाँ लिखवाया करते थे। कभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को। आज उत्तर प्रदेश बांगरमऊ में जितनी भी परिवहन की बसें चल रही हैं, लखनऊ से बांगरमऊ, बांगरमऊ से दिल्ली, मल्लावा से लखनऊ, ऐसी करीब 40 बसें हमारे में। हमारे पिताजी से सेकंड नंबर के हमारे चाचा श्री प्रमोद त्रिपाठी जी, वो यूपीएसआरटीसी के टीआई थे यहाँ लखनऊ में। तो तमाम उनके माध्यम से हम लोगों को काम मिल जाता था। तो उन्होंने तमाम बसें चलवाई, क्षेत्र के लोगों को लखनऊ और आवागमन से जोड़ने का काम किया, जिससे कि लोगों का रोज़गार थोड़ा बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ चिकन का काम बहुत होता था। अच्छा। तो महिलाएं काम करती थी और पुरुष वर्ग यहाँ से ले जाता था, तो वहाँ महिलाओं को देता था। किसी को 100 रुपये साड़ी में बुनाई का काम, किसी को 60 रुपये, किसी को 30 रुपये। तो इस टाइप से वो लोग फिर महीने में, हफ्ते में, 3 दिन में अपना ले आते थे यहाँ। जब बस मिल गई तो रोज़ का रोज़ आने लगा, तो थोड़ा सा उनकी भी इनकम बढ़ी, थोड़ा सा इन लोगों की भी इनकम बढ़ी। तो ये सब करते कराते मुझे लगा कि एक दल हमें चयन करना चाहिए। और उसी बीच में 99 का समय था और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा कन्नौज में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, माननीय नेताजी ने। उनका नामांकन हुआ
तो मुझे डॉक्टर राजपाल कश्यप जो इस समय पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मौजूदा MLC हैं, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्य मंत्री भी रहे, हमारे बहुत अच्छे मित्र और हमारे नेता हैं। हम सबके एक साथी भाई पवन पांडे जी थे, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष थे। इन लोगों ने प्रचार प्रसार के दौरान मुलाकात की और अच्छा लगा, थोड़ा विचारधारा से कुछ अच्छाइयाँ दिखाई पड़ी। नेताजी की तमाम अच्छाइयाँ थी, किसी भी गरीब को ज़मीन से उठा करके और अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक पहुँचाने का काम नेताजी ने बहुत मतलब लोगों को किया। तो मुझे लगा कि किसानों की बात, नौजवानों की बात, छात्रों के हित की बात अगर कोई करता है, कोई पार्टी करती है, तो वो समाजवादी पार्टी करती है। और आपका परिवार जो है कांग्रेस में था और कांग्रेस में हमारे बाबा जी, और आप जो है समाजवादी व्यक्तिगत अभी बाबा जी हमारे जीवित हैं। अच्छा, मैं सच बताऊं तो बाबा जी आज भी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ही प्रेरित हुए, और वो भी आदरणीय अखिलेश जी के टाइम पे। अच्छा। नेताजी के टाइम पे तो थोड़ा विरोधाभास था उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उस समय कांग्रेस की राजनीति चरम पे हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में और देश में, तो और उनकी करीबियाँ कांग्रेसी नेताओं से थी ही। आपने कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? नहीं, कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि जब हमने सूद संभाली राजनीति में तो नेताजी का दौर चालू हो चुका था और किसानों की बदहाली का दौर हम लोगों ने आंखों से देखा। हमारे यहाँ गंगा जी का एक सैलाब आता है, तो गंगा जी के किनारे जो गांव थे वो वहाँ ब्राह्मण भी रहते थे, वहाँ मल्लाह भी रहता है, केवट भी रहता है, बिंद भी रहता है, यादव भी रहता है, तमाम वो बिरादरियाँ रहती हैं जो गांव गरीब परिवारों से जुड़ी हुई हैं। उनके यहाँ मैंने देखा कि बहुत गरीबी थी, बहुत परेशानियाँ थी और किसान बड़ी मुश्किल से 5 कुंटल अनाज पैदा करता था। तो उस समय नेताजी ने अपनी गवर्नमेंट में किसानों के लिए चुंगी ख़त्म की थी। अच्छा। कि पर्ची सिस्टम ख़त्म होगा और चुंगी ख़त्म होगी। तो उस चीज़ को देखा, फिर छात्रों की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नेताजी लेके आए, तो उससे लगा कि नहीं, नेताजी मतलब जिधर किसान की भी बात करते हैं तो नौजवान की भी बात करते हैं। फिर महिला सुरक्षा पे नेताजी ने तमाम बार बात किया कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को घर में अगर वो खाना बनाती हैं और सबसे आखिरी में उनको भोजन दिया जाता। कई बार नेताजी ने कई मौके पे हम लोगों को समझा कि नहीं, महिलाओं को सम्मान हम लोगों को परिवार में ही सीखना चाहिए। और हम भोजन करने अगर बैठे हैं तो पहले जो घर में आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, जिसने भी भोजन आपके लिए तैयार किया है, साथ में उसको भी भोजन कराएं। ऐसा ना हो कि पूरा परिवार खा ले फिर लास्ट में एक रोटी बचे और वो आधा खाना खा के लेटे। ऐसा अक्सर होता था गांव में। तो ये बात नेताजी की दिल को छू गई कि नहीं, ये बात बहुत सही है। फिर एक दौर आया मायावती का, बसपा के साथ उन्होंने अलायंस, भाजपा के साथ अलायंस करके सरकार बनाई। देखा कि किसानों पर वो बर्बरता हुई, लूट चालू हो गई क्षेत्रों में। बसपा के नेताओं ने एक रास्ता खड़ा कर लिया, एक बाइक को रोकना, ट्रैक्टर को रोकना, किसी भी सज्जन पुरुष को रोकना, दबाव देना, नेताजी बहन जी का जन्मदिन है, आपको पैसा भेजना है, 100 रुपये की पर्ची कटानी है। इन सब चीज़ों के विरोध में नेताजी हमेशा मुखर रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौर हम लोगों ने 1999 के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के युवा प्रभारी हुए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को जिस तरह ताकत दी, जिस तरह आदरणीय अखिलेश जी ने हम लोगों को संघर्ष सिखाया, जिस तरह आदरणीय अखिलेश जी ने बहन जी की सरकार के खिलाफ और क्या कहते हैं भाजपा की नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश जी ने संघर्ष किया और एक ताकत हम लोगों को पैदा कराई, एक साहस पैदा कराया और ये कहा कि नहीं, गरीब भले हो लेकिन समाजवादी पार्टी में सम्मान है आपका और आपको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन संघर्ष का रास्ता तय करना है और संघर्ष के रास्ते से ही समाजवादी पार्टी में रास्ते खुलते हैं। तो संघर्ष का एक रास्ता जो नेताजी ने दिखाया था, उसको आगे अगर आज कोई बढ़ा रहा है, अगर समाजवादी पार्टी की नीतियों को कोई आगे ले जाने की कुवत रखता है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 में जब नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाया तो बहुत तमाम चीज़ों का नेताजी ने विरोध झेला। समाजवादी पार्टी के अंदर भी तमाम लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया, लेकिन आदरणीय नेताजी ने अपने फैसले पे अडिग रहे और हम युवाओं की
मांग को उन्होंने दरकिनार नहीं किया। नेताजी ने हमेशा कहा कि ये समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं की पार्टी रहेगी। आपने मतलब जैसे बताया कि समाज आपके बाबा जी कांग्रेस के मतलब थे और कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा उनका लगाव था और आप समाजवादी पार्टी से आपका लगाव हुआ, तो काफ़ी मतलब घर में वैचारिक मतभेद नहीं हुए आपके? क्योंकि आपके पिताजी जो है अखिलेश जी, आपके बाबा जी अखिलेश जी के कार्यकाल से प्रभावित हुए उनसे। देखिए, शुरू में जब कोई बच्चा या कोई परिवार का मेंबर किसी दूसरे दल से राजनीति शुरू करता है तो ये स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा आपसी तनाव, थोड़ा आपसी विरोध पैदा होता है। लेकिन कैसे समझाया आपने फिर उन्हें? बाबा जी को मैंने कहा नीतियों को देखिए। आप कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थे तब कांग्रेस से जुड़े। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई युवा समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, किसानों की बात कर रहा है, नौजवानों की बात कर रहा है, गरीब की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है, तो कैसे मैं मान सकता हूं कि वो व्यक्ति समाज का हित नहीं चाहता। आदरणीय अखिलेश जी ने जिस तरह हमारे बांगरमऊ में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद मंडी पर छापा मारा और तमाम अधिकारियों में हड़कंप मचा, और उस समय आदरणीय अखिलेश जी की एक छवि निकल के आई कि आदरणीय अखिलेश जी किसानों के प्रति कितने गंभीर हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम दिया, तमाम युवाओं को टिकट दे करके विधायक बनाया, तमाम युवाओं को अपने साथ मंत्रिपरिषद में शामिल किया। और एक तो ऐसा मौका आया जब परिवार और समाजवादी पार्टी के बीच में एक तनाव पैदा हुआ, उस समय आदरणीय अखिलेश जी युवाओं के साथ खड़े थे। तमाम युवाओं को लेकर के पार्टी के अंदर अंतर्विरोध शुरू हुआ, लेकिन अखिलेश जी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से अपने युवा साथियों का साथ दिया और समाजवादी पार्टी को भी संजोया, नीतियों को भी संजोया, और सभी जितने भी आज एमएलसी बने हुए हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उसमें ज़्यादातर चेहरे युवा हैं। जी, आपने बताया कि समाजवादी पार्टी जो है युवाओं को लेकर चलती, तो आप 19 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपने अब तक कितने चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से ही? कौन से? अभी तक तो मैंने तीसरा प्रयास है मेरा टिकट का, विधानसभा का। 2017 में मैंने टिकट मांगा, और क्योंकि उस समय थोड़ा सा पार्टी में अंतर्विरोध था और पार्टी में तमाम कठिनाइयाँ चल रही थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान था कि यह चुनाव मेरा है, इसलिए हम लोगों ने अपना आवेदन वापस लिया। और हमारे यहाँ पूर्व विधायक आदरणीय बदलू खान साहब चुनाव लड़े और हम लोग चुनाव हारे, लेकिन हमारा एक मन था कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतूं, लेकिन पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश नहीं था, इसलिए बदलू भाई को जब टिकट मिला तो हम लोगों ने पूरे मन से, पूरे मनोयोग से उनको चुनाव लड़ाया, उनको चुनाव जिताने के लिए पूरा प्रयास किया गया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम चुनाव हार गए। परंतु अभी जब उपचुनाव हुआ तो उसमें फिर से एक बार पुनः आवेदन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया और बात भी की। बांगरमऊ विधानसभा में आपने बताया कि आप बांगरमऊ के ही निवासी हैं, तो काफ़ी वहाँ दिक्कतें थी, तमाम परेशानियाँ थी सड़कों से लेकर हर चीज़ की, तो जो है फिर वो विकास कहाँ तक पहुँचा वहाँ पर, और क्या क्या किन किन समस्याओं से आप वाकिफ़ हैं, जो अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो वो समस्याएं आप दूर करना चाहते हैं? देखिए, बांगरमऊ की विधानसभा में सड़कों का जाल आदरणीय अखिलेश जी ने बिछाया, मैं मतलब अतिशयोक्ति नहीं। मेरे यहाँ एक ITI कॉलेज आदरणीय अखिलेश जी ने दिया, मेरी विधानसभा में तहसील की मांग उठी थी, उसको आदरणीय अखिलेश जी ने दिया, और कई पुल का निर्माण हुआ। ये जो आगरा एक्सप्रेसवे आप देखते हैं, जिसका फाइटर प्लेन बांगरमऊ विधानसभा में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बांगरमऊ विधानसभा के लोगों के लिए कि इतने बड़े एक्सप्रेसवे पे अगर हवाई पट्टी बनी तो वो बांगरमऊ ही क्यों बनी, पहला कट बांगरमऊ को ही क्यों मिला। और ये बहुत प्रयास किया, एक हमारी पार्टी के नेता हुआ करते थे नरेश अग्रवाल जी, वो हरदोई चले जाना चाहते थे, हम लोगों की डिमांड हुई आदरणीय अखिलेश जी से कि नहीं ये बांगरमऊ से गुजरे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, और अलाइनमेंट जो हरदोई से जा रहा था, जिसकी थोड़ी दूरी भी ज़्यादा थी और बांगरमऊ से थोड़ी दूरी कम हुई, हम लोगों का सुझाव था, साहब से रिक्वेस्ट थी, साहब ने सुझाव और रिक्वेस्ट को तुरंत माना, और मानते हुए उन्होंने हमारे बांगरमऊ विधानसभा को एक शानदार एक्सप्रेसवे दिया। आज हम बांगरमऊ जब जाते थे तो 2 घंटे लगते थे, अब हमारा 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो आप क्या करना चाहते हैं वहाँ पर? बांगरमऊ विधानसभा को कौन सी रणनीति है, क्या जरूरत है अभी बांगरमऊ विधानसभा को? एक जो फिल्म सिटी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित की थी, और एक जो किसान मंडी और गल्ला मंडी का आधुनिकीकरण घोषित किया था। नंबर 1 प्राथमिकता है कि किसानों को
आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से तमाम किसानों को जो फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उन फसलों के सही दाम मिले। हमारे यहाँ की गल्ला मंडी आधुनिक गल्ला मंडी नहीं है, लेकिन बड़ी गल्ला मंडी है। और हमारे यहाँ बांगरमऊ में बहुत गल्ले के व्यवसायी बहुत बड़े बड़े स्तर पे हैं। और नगद गल्ले मंडी है, मतलब कैश गल्ला मंडी है, जिसको नगद भुगतान कहते हैं। तमाम जगह उधारी का काम होता है, लेकिन बांगरमऊ गल्ला मंडी में आप कितना भी गेहूँ अनाज और चावल धान या मक्का लेके जाइए, सारा अनाज आपका कैश में खरीदा जाएगा। आपको 1 रुपये का भी उधार भुगतान नहीं होगा। तो उस गल्ला मंडी को नंबर 1 आधुनिकीकरण के तहत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे घोषणा की थी, वो हमारी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि फिल्म सिटी की घोषणा हुई, किन्हीं कारणों सरकार नहीं आई वापस, तो नहीं बन पाई। एक फिल्म सिटी का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वो हमारे यहाँ एक गहरपुरवा रतईपुरवा है, उस जगह पे लैंड चिन्हित है। हम कोशिश करेंगे कि एक फिल्म सिटी वहाँ फिल्म सिटी बने और जो है वहाँ पर और कार्य हो। हाँ। आपने बताया कि 2017 में भी आप टिकट मांग रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया, आपको संभव नहीं पाया। तो जो है क्या इस बार संभव है? देखिए, अभी तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आश्वासन है और परिस्थितियाँ और समीकरण को देखते हुए जो उचित निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसको हम सिरोधारी करेंगे। आपने बताया कि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी और अब 19 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो युवाओं के लिए आपने क्या किया अब तक? फिर नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी में युवाओं को लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पढ़ें, बढ़ें, पार्टी की नीतियों से जुड़ें। जैसे तमाम बेरोजगारी भत्ता था, उसको हम लोगों ने अपनी विधानसभा में, अपने जनपद में जहाँ से भी डिमांड उठी, उनका रजिस्ट्रेशन कराया। दूसरा, जब रोजगार मेला लगा, उसमें तमाम लोगों को, हमारे बांगर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2012 से 17 के कार्यकाल में कई रोजगार मेले का आयोजन किया गया और वहाँ पे जो भी बच्चे काबिल थे, अच्छे थे, उनको जोड़ा गया। दूसरा, एक बहुत बड़ा मुद्दा था युवाओं को लेकर के। शिक्षा मित्र कई साल से अनवरत कार्य कर रहे थे, उनको मात्र 5,000 और 10,000 की पेंशन मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी, उनको वेतन मिलता था। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने कह करके, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको संज्ञान लिया और कैबिनेट से पास करके उनको सहायक अध्यापक और उनको 40,000 भुगतान दिया जाए, जिससे कि उनका एक सुदृढ़ और सुचारू रूप से वो जीवन यापन कर सके। तो समाजवादी पार्टी में हमेशा से युवाओं को पढ़ाई को लेकर के हो, या युवाओं को रोजगार को लेकर के हो, या युवाओं को अपनी नीतियों से प्रेरित करने को लेकर के हो, तीनों कामों पे समाजवादी पार्टी के और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अगर जनता और पार्टी दोनों आपको मौका देती है, तो फिर आप जो है बांगरमऊ विधानसभा में आप क्या करना चाहते हैं युवाओं को लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आदेश होगा और वो मुझ पर भरोसा जताएंगे और उनको लगेगा कि ये हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, तो मेरा पहला और पहले दिन का उद्घोषणा जो होगा वो 3 चीज़ों का होगा। एक, हमारे बांगरमऊ में एक टेक्निकल कॉलेज हो जाए, लाइक ITI के साथ साथ में पॉलिटेक्निक। दूसरा हमारा होगा कि रोजगार मेला हर 6 मंथ पे या 3 महीने पे लगे, जो कि साल भर में लगा पिछले 5 वर्ष में हमारी सरकार में। इस सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारी सरकार में 5 साल में 5 बार लगा। वो 3 महीने पे लगे, जो भी बच्चे निकल करके आए वो रोजगार से जुड़े और उनकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। IAS और PCS की कोचिंग हमारे यहाँ नहीं है, जो एक बहुत बड़ा इशू है, और बहुत अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं, कटरी क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, किसान के बच्चे, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तमाम बच्चे IAS और PCS हुए, तमाम बच्चे बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे समकक्ष। तो मैं चाहता हूं कि उनकी बात को पटल पे लाया जाए। किसानों को जो खाद की किल्लत इस समय चल रही है मौजूदा टाइम में, उस किल्लत को पूरी तरह दूर किया जाए। दूसरा, जो सड़कों किस तरह दूर करेंगे आप? उसमें जैसे क्रय विक्रय एक हमारे यहाँ है और तमाम जिला सहकारी सहकारी समितियाँ बनी हुई हैं, उनको आधुनिकीकरण से जोड़ा जाए, उनका कोटा बढ़वाया जाए। जब उनका कोटा बढ़ेगा तो सुचारू रूप से और DAP और यूरिया जब टाइम से वहाँ पहुँचेगी तो किसानों में वितरण होगी। बिचौलियों के ऊपर प्रहार किया जाएगा, बिचौलियों को इन चीज़ों से दूर किया जाएगा, तब जाकर के किसानों को उपलब्धता मिलेगी।
खाद की। जी, अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपने कहा जो है कि आपको बचपन से सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद थी, तभी आप मतलब राजनीति में आए हैं। तो जो है सफ़ेद कपड़े तो डॉक्टर भी पहनते हैं या फिर और भी कोई, तो राजनीति क्यों चुन ली आपने? राजनीति चुनने का एक विषय था। हम गरीब परिवार से आते हैं, ऐसा परिवार जिस परिवार में 5 पिताजी हमारे 5 भाई थे, बाबा जी भी 5 भाई थे, हम 2 भाई हैं। तो पिताजी के पास इतने संसाधन नहीं थे कि बहुत पढ़ा के बहुत आगे बढ़ा पाए। अच्छा। उन्होंने 2 मतलब ग्रेजुएशन 0 से 12th 1 से 12th तक तो बांगरमऊ पढ़ाया मुझे। अच्छा। बांगरमऊ के बाद फिर ग्रेजुएशन की भी शिक्षा वहीं होने लगी। टेक्निकल पढ़ाई के लिए उन्होंने लखनऊ भेजा, परंतु लखनऊ में ये कह लीजिए कि पढ़ाई तो बहुत मन था, क्योंकि अच्छे स्कॉलर और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में तो नहीं, लेकिन ठीक ठीक स्टूडेंट्स में नाम आता था, परंतु संसाधन का अभाव था, पैसे का अभाव था। पिता विशुद्ध रूप से किसानी करते थे, तो उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम बहुत पढ़ के आगे जा पाए। उसी बीच में आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हो गई, यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में गए हुए थे। तो राज्यपाल भाई ने मिलवाया, कुछ नीतियाँ अच्छी लग गई, तो इसीलिए कुछ बात अच्छी लग गई, तो मुझे लगा कि अगर ये नहीं कर सकते तो राजनीति कर लेते, डॉक्टर नहीं बन सकते, तो आईएएस को चलाने वाले तो बन ही सकते हैं। बिल्कुल। अगर राष्ट्रीय जी के साथ रहा जाएगा और उन पर आस्था जताई जाएगी, ईमानदारी से काम किया जाएगा, तो हो सकता है एक आईएएस बन करके मैं अकेला रह जाता, किसी के पीछे चलता। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हो जाए कि 4 आईएएस पीछे चले। तो ये चीज़ें आपने मतलब नेताजी के तो काफ़ी विचारधारा बता दी कि आप जो है इसीलिए समाजवादी पार्टी से प्रभावित हुए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, इनकी कौन सी विचारधारा से आप प्रभावित हुए और किससे ज़्यादा जो है आप खुश हुए, और उनके कौन कौन से कार्यों से प्रभावित होकर उनके पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोचने का तरीका बहुत अलग है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया, जिस तरीके से युवाओं को साथ लिया, जिस तरह संघर्ष का रास्ता उन्होंने तय किया, संघर्ष का रास्ता चुना, तो मुझे लगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी में अगर कोई भविष्य है तो हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा। आप जहाँ खड़े हैं, इसको रिवर फ्रंट कहते हैं। आपने देखा होगा किस तरह का रिवर फ्रंट, इतना सुंदर रिवर फ्रंट। मैं तमाम देशों की तो नहीं कह सकता, लेकिन तमाम शहरों की मैंने यात्रा की, लोगों के साथ मैं गया, कलकत्ता भी गया, गुजरात भी गया, लेकिन जितना सुंदर रिवर फ्रंट, एक 18 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट आदरणीय अखिलेश जी ने बना के दिया, चौतरफा हरियाली, बैठने की अच्छी व्यवस्था, कोई भी छोटी मोटी पार्टी करना चाहे, कोई अच्छा घूमना चाहे, परिवार के साथ घूमना चाहे तो। और एक काम, जनेश्वर मिश्र पार्क आप चले जाइए, 376 एकड़ में फैला हुआ पार्क, और ऐसा पार्क जिस पार्क में हर एक आधुनिक सुविधा है, उसमें जिम भी है, टहलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पेडेस्ट्रियन है, और साइकिलिंग करने के ट्रैक अलग से हैं, बोटिंग करने के लिए झील अलग है। तो मुझको लगता है कि अखिलेश जी के जो काम करने का, डेवलपमेंट करने का जो सबसे मजबूत तरीका है, आज भाजपा पिछले 5 साल में अखिलेश जी के कामों को आगे बढ़ा के, उन्हीं के नामों को बदल के, फीता काट के, वही गोल मोल जवाब, वही गोल मोल। आज देखिए क्या हालत कर रखी है रिवर की, ज़रा आप दिखाएंगे नीचे। मैं कहूँगी क्या ब्लैक रिवर की इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करें। कितना काला पानी है, कितना गंदा पानी कर दिया है। ये एक सुंदर कार्य चल रहा था, अरे जनता का पैसा था भाई, जांच अपनी जगह थी, विषय अपना था जांच का। अगर आपको लग रहा था कुछ है गलत तो आप जांच करते हैं। काम क्यों रोक दिए? काम इसलिए रोक दिया क्योंकि इस पर दुनिया जान रही थी, समाज जान रहा था, लखनऊ की पब्लिक, पूरे प्रदेश की पब्लिक जान रही थी, देश दुनिया की पब्लिक जान रही थी कि रिवर फ्रंट अखिलेश जी ने बनाया है, और बहुत सुंदर बनाया है। घंटाघर हो, आपका इकाना स्टेडियम हो, आपका लोक भवन हो, आपका मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल हो, क्या नहीं दिया इस उत्तर प्रदेश को? क्या नहीं दिया? आगरा एक्सप्रेस हो, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, देखिए उस दिन रात में कितना लोगों ने प्यार दिया। ऐसा नेता आपने देखा कहीं जिसके लिए रात भर जनता खड़ी है? हम लोगों ने 4:30 बजे लखनऊ में रिसीव किया, ये बड़ी बात नहीं है। आज तक लाइफ में मैंने बहुत राजनीति देखी, 19 साल मैंने आपको बताया कि मेरा समाजवादी पार्टी में करियर है, और 40 साल हमारी उम्र है,
लेकिन इस 40 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी नेता के लिए रात के 9 बजे तक कोई खड़ा रहा हो। आधी उम्र तो आपने समाजवादी पार्टी को दे दी। मैंने क्या कहा मैम कि मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे नेता को जनता इतना चाहती है और वही देश के प्रधानमंत्री आए, 1/4 हिस्से की कुर्सियां नहीं भरी, 1/4 हिस्से की, और हमारे नेता के लिए रात भर लोग 1 बजे से समाजवादी पूर्वांचल यात्रा शुरू हुई गाजीपुर से, सुबह 4:30 बजे लखनऊ पहुंचती है और लोगों का हुजूम, महिलाएं, बच्चियां, हर कोई उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और आपने देखा कि आलोक जी काफ़ी गरीबी से जुड़े हुए हैं और जो है गरीब फैमिली से आते हैं और शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें सफ़ेद चीज़ें भी पसंद थी, तो डॉक्टर नहीं बन पाए, इसीलिए उन्होंने सोचा कि राजनीति ही चुन ली जाए और राजनीति से वो सेवा भी कर सकते हैं। और जबकि आपने सुना कि इनके बाबा जो है कांग्रेस की विचारधारा वाले थे और इन्होंने समाजवादी पार्टी की विचारधारा चुनी, जिसके बाद काफ़ी वैचारिक मतभेद भी हुए, फिर भी इन्होंने इसका संघर्ष का सामना किया और जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। आलोक जी, आप पर जरूर पार्टी भरोसा जताएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जनता आपके कामों से, आपके जो है विचारों से काफ़ी प्रसन्न होगी। आप हमारा ये प्रोग्राम लगातार देखते रहिए एम न्यूज़ का, और एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।